हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज के 6वें वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करेंगे। पॉलिटिकल फैक्टर्स को हम लोग दो तरीके से देखते हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आया जिसमें उन्होंने मिलिट्री फोर्स के थ्रू और अलायंसेस के थ्रू इंडिया पे या यहाँ की लोकल किंगडम्स पे कब्जा किया। और इसमें सबसे दो इम्पॉर्टेंट बैटल्स हैं, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। दूसरा आया 1857 की रिवोल्ट के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश रूल आया, क्राउन रूल कहते हैं उसको। 1858 में उसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिसके बाद ब्रिटिश सत्ता उसकी पूरी तरह से ने इंडिया पे कब्जा कर लिया। अब दूसरा हम देखते हैं पॉलिटिकल में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या क्या हुए। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, जैसे सिविल सर्विसेज का इंट्रोडक्शन किया गया, लीगल सिस्टम लाया गया एक फॉर्मल जिसमें सारे लॉ कोडिफाइड थे, जैसे आईपीसी आया 1860 में। और क्या रिफॉर्म्स हुए, इंडियन काउंसिल एक्ट्स आया 1861 में, जिसमें पोर्टफोलियो सिस्टम आया। 1892 में आया एक्ट जिसमें बजट वगैरह पे थोड़ा बहुत डिस्कशन का अधिकार मिला। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1909 में, 1919 में, 1935 में, जिसमें धीरे धीरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया, थोड़े थोड़े अधिकार दिए गए। 1919 में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। 1909 में थोड़ा डायरेक्ट इलेक्शन का अधिकार मिला। और 1935 में भी मतलब एक महत्वपूर्ण था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई, पब्लिक सर्विस कमीशन ये सब स्थापित किया गया, और रिजर्व बैंक वगैरह। अगले फैक्टर पे हम आते हैं, सोशल इम्पैक्ट्स क्या हुए ब्रिटिश रूल के इंडिया पे। तो सोशल में हम देखेंगे दो तरीके से, एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स के बारे में देखेंगे, और दूसरा देखेंगे सोशल स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस हुए। तो एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म्स में हम देखते हैं तो वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। सोशल रिफॉर्म क्या हुए, सती एबोलिशन 1829 में हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, जिसके लिए काफ़ी प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद विडो रिमैरेज एक्ट आया 1856 में, जिसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रयास किए थे, और वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था। फिर नए मॉडर्न आइडियाज़ आए वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू, लिबर्टी, इक्वलिटी, ह्यूमन राइट्स वगैरह के बारे में हमने जाना। अब हम सोशल एस्पेक्ट्स के दूसरे फेज़ की बात करते हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए। इसमें चूँकि लिबर्टी इक्वलिटी की बातें आई थी, मॉडर्न आइडियाज़ आए थे, इसलिए सोशल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस, कास्ट सिस्टम को क्वेश्चन किया जाने लगा, उसका विरोध होना शुरू हुआ। कास्ट कॉन्शियसनेस तेज़ी से उभरी, ठीक है, जैसे जो कास्ट एंटी कास्ट मूवमेंट्स डेवलप हुई, जैसे ज्योतिबा फुले वगैरह ने कास्ट कॉन्शियसनेस का काफ़ी काम किया, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अवेयर किया लोगों को काफ़ी। और इसी के साथ कास्ट सिस्टम क्वेश्चन शुरू हुआ। उसी में 1872 में एक लॉ आया जिसने लीगलाइज कर दिया इंटरकास्ट मैरिजेस को। फिर दूसरा क्या हुआ, सोशल सेक्टर में क्या चेंज हुआ, कई सारी प्रैक्टिसेज जो थी, जैसे चाइल्ड सेक्रीफाइस को बैन किया गया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, जो कुछ ट्राइब्स के द्वारा प्रैक्टिस की जाती उस समय, जैसे खून ट्राइब था उस समय। और भी सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेज आए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के द्वारा। आगे हम अगला एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट। कल्चरल इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा ब्रिटिश रूल का हमारे ऊपर, उसमें दो देखते हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस क्या हुआ और फिर रेनेसां किस चीज़ों में हुआ। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस क्या हुआ, कल्चरल एक्सचेंजेज हुए, हमने उनसे आर्ट, लिटरेचर, लैंग्वेज, आर्किटेक्चर के बारे में सीखा, या उन्होंने भी हमसे सीखा और उसको अपनाया, हमने भी उन्होंने भी। जैसे हमारे कपड़े थे, पैंट शर्ट वगैरह आ गए, खाने में भी यूरोपियन कुछ चीज़ें आई, ब्रेड वगैरह बाकी चीज़ें आई। और दूसरा कल्चरल क्या इन्फ्लुएंस हुआ, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, कि इंग्लिश लैंग्वेज आई हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में। अब हमारी इंग्लिश एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। अब हम बात करते हैं कल्चरल के दूसरे एस्पेक्ट की, कल्चरल इम्पैक्ट के, रेनेसां की। कल्चरल अवेकनिंग हुई लेट 19th और 20th सेंचुरी में। लोगों ने अपने कल्चरल के प्रति गर्व महसूस किया, अपने आप को इन्फीरियर न समझ के अपने कल्चर को के लिए प्राइड होना शुरू किया। नेशनलिज्म का राइज हुआ, अपनी चीज़ों के बारे में जान के अपनी चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। अब हम चौथा एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का था। उसमें कई सारे काम किए ब्रिटिशर्स ने, जैसे हेल्थ के लिए क्या क्या इन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉर्मलाइज किया, प्रॉपर हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स वगैरह उन्होंने खोले, ठीक है, और या उसका सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया। और कई सारे डिजीज़ के लिए उन्होंने प्रोग्राम शुरू किए, जैसे प्लेग के लिए, मलेरिया के लिए, एक्सेट्रा वगैरह।
दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या एस्पेक्ट था, कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ, जैसे रेलवे नेटवर्क का डेवलपमेंट हुआ। 1853 में पहली मुंबई टू थाने ट्रेन चली लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। रोड्स का काफ़ी हद तक जो पक्का रोड्स थे उनका डेवलपमेंट हुआ। फिर टेलीग्राफ का डेवलपमेंट हुआ, वो भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ कल, और पहला टेलीग्राफ भेजा गया कलकत्ता टू डायमंड हार्बर। आइए हम पांचवें एस्पेक्ट की बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट हुआ हमारे ऊपर या इंडिया के ऊपर। इसमें हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करेंगे, और मेनली हम पहले निगेटिव्स की बात करते हैं, जो समस्याएं हुई। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और जैसे बहुत सारी लोकल इंडस्ट्रीज़ थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि चार्टर एक्ट 1813 ने ब्रिटिश को वन वे फ्री ट्रेड अलाउड कर दिया था इंडिया में। दूसरा क्या इम्पैक्ट हुआ नेगेटिव, रूरलाइजेशन हुआ, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में या सिटीज़ में बहुत से लोगों का लाइवलीहुड लॉस हो गया, लोगों की जॉब्स चली गई, उनका बिजनेस ख़त्म हो गया, तो लोग वापस गाँव की तरफ जाने लगे। तीसरा क्या इम्पैक्ट हुआ, लोकल टेक्सटाइल और ट्रेड इंडस्ट्री था उसका डिक्लाइन हो गया, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल जाने लगा ब्रिटेन, और वहाँ से बहुत सस्ते दामों पे मैनचेस्टर से कपड़े और बाकी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होकर इंडिया आने लगी और यहाँ की मार्केट को में बिकने लगी। चौथा क्या इम्पैक्ट था, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, बहुत सारे यहाँ से रिसोर्सेस पैसे ब्रिटेन ले जाए गए। और इस थ्योरी को किसने बताया हमें, वो थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने एक बुक लिखी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश राज के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उसकी पोल खोल दी उन्होंने। अब हम पांचवें इम्पैक्ट की, नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। क्या हुआ ब्रिटिश रूल का हमारे ऊपर, जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, इम्पॉरिशमेंट ऑफ पिसेंट्री हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस थे, उनके पास संसाधन नहीं थे उसको अपने एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, न मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, जिसके द्वारा वो हाई टैक्सेस के बर्डन से दब के और लोन लेके टैक्सेस पे करने लगे, और जिसकी वजह से और ज़्यादा गरीब हो गया। छठवां कारण था इम्पैक्ट जो ब्रिटिश रूल का हमारे ऊपर पड़ा, निगेटिव इम्पैक्ट, नए उधार देने वाली क्लास का, मनी लेंडिंग क्लास का उदय हुआ, जो किसानों को कुछ महीने के इंटरेस्ट पे वो पैसे प्रोवाइड करते थे, और बाद में उसी सर्किल में किसान फंस के फिर मतलब बॉन्डेड लेबर की तरह हो जाते थे, या फिर अपना खेत वगैरह गिरवी रख देते थे उन्हीं पे। सातवां क्या इम्पैक्ट हुआ ब्रिटिश राज का हमारे ऊपर या इंडिया के ऊपर, बहुत ज़्यादा फेमाइंस आने शुरू हुए और पावर्टी बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, लोग मरने लगे, जैसे बंगाल में अकाल पड़ा था 1867 के आसपास का, फिर बाद में भी अकाल पड़ा था लगातार, जिसमें कई मिलियन लोग मारे गए थे। अगला इम्पैक्ट क्या हुआ, अगला इम्पैक्ट हुआ लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था, जो जनता के हित में ना होकर सिर्फ कंपनी या ब्रिटिश राज के हित में था। जैसे परमानेंट सेटलमेंट आया 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। फिर अगला इम्पैक्ट क्या हुआ, इंडिया जो एक्सपोर्टर हुआ करता था हैंडमेड चीज़ों का, वो इम्पोर्टर बन गया फिनिश्ड गुड्स का, और रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया। अगला इम्पैक्ट क्या हुआ, एग्रीकल्चर का स्टैग्नेशन हो गया, क्योंकि कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ। एग्रीकल्चर जहाँ का था सब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या जीने खाने भर का एग्रीकल्चर बन के रह गया। उसका एक प्रमुख कारण क्या था, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, या फोकस हो गया कमर्शियल क्रॉप्स पे सिर्फ, जैसे प्लांटेशन क्रॉप्स, जैसे टी, इंडिगो, कॉफ़ी वगैरह हो गया, शुगर केन वगैरह हो गया, क्योंकि ब्रिटिश को फ़ायदा इन सब क्रॉप्स में ज़्यादा था इंस्टेड ऑफ वो जो फूड ग्रेन क्रॉप्स थी, जैसे वीट, राइस वगैरह, इन सब में। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जो इंडिया का जीडीपी था, जो जीडीपी शेयर था 17वीं सेंचुरी में, वो ग्लोबल वर्ल्ड का 24.4% या 24.4% था 17वीं सेंचुरी में इंडिया का जीडीपी शेयर ग्लोबली, जो 1947 तक आते आते रिड्यूस होकर 4% हो गया। और हालांकि कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के कुछ फ़ायदे भी हुए, हालांकि वो बहुत कम ही थे, नेग्लिजिबल थे। उसमें फ़ायदे क्या थे, जैसे डेवलपमेंट हुआ फॉर्मलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जैसे बैंक्स डेवलप हुए, पोस्ट ऑफिस डेवलप हुए, जैसे पंजाब नेशनल बैंक 1894 में लाला लाजपत राय द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। और भी इन्वेस्टमेंट्स हुई इंडिया में बहुत सारी, जैसे रेलवे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और भी जगह इन्वेस्टमेंट्स हुई। दूसरा क्या हुआ पॉजिटिव इम्पैक्ट, लैंड ऑनरशिप का फॉर्मलाइजेशन हो गया, प्रॉपर
कोडिफिकेशन हो गया कि लैंड ऑनर कौन होगा, किस नाम से होगा। पहले बहुत से लोगों के पास नाम ही नहीं था, बस उनका कब्जा था ज़मीनों पर। तीसरा क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। जो अब तक सिर्फ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर अभी तक चल रहा था या सिर्फ खाने पीने की क्रॉप पे चल रहा था, अब हम ये कमर्शियल क्रॉप्स भी उगाना शुरू कर दिए, जैसे चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कॉटन वगैरह हो गया। और चौथा और आखिरी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या था, जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट क्या हुआ हमारे ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ नई इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ, जैसे स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल, जूट। पहली टेक्सटाइल मिल बॉम्बे में खुली थी और पहली जूट मिल कलकत्ता में खुली थी। तो ये रहा हमारा ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर। आपको ये टॉपिक कैसा लगा? अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और उस पर कमेंट करिए। और बाकी जो सेशंस हो हमारे, प्लीज़ हमें ईमेल पे और हमारे कमेंट में बताइए। आगे हम और वीडियोस आपके बहुत रिलेवेंट टॉपिक्स की लाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।